हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों से। फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे को कौन सा पेपर पढ़ना है, तो सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है। सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी का अगर हम सिलेबस देखें तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म। उसको हिंदी में संरचनावाद कहते हैं। संरचनावाद के जनक कल बताया था कि विलियम वुंट के शिष्य टीचनर है। संरचनावाद पर काम सबसे पहले विलियम वुंट ने शुरू किया और शुरू तो किया लेकिन वो पूरा खत्म नहीं कर पाया। तो उन्हीं के शिष्य ईवी टिचनर ने उन्हीं के कार्य को थोड़ा सा परिवर्तित करके बताया। और उन्होंने जब बताना शुरू किया तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज निकल के आई जो उनके विचारधाराओं से बहुत ही अलग था और कुछ विचारधाराएं समान थी। जिसमें से सबसे पहला अगर उनट के शिष्य ईवी टिचनर ने दिया तो वह है मनोविज्ञान का विषय वस्तु। मनोविज्ञान का आरंभ बिंदु अनुभूति ही होता है। इसमें विलियम वुंट के विचारधाराओं से बिल्कुल अलग उन्होंने कहा और असहमति जताया और कहा, विलियम वुंट ने कहा था कि मनोविज्ञान तत्कालिक अनुभूति का अध्ययन करता है। विलियम वुंट ने कहा था मनोविज्ञान तत्कालिक अनुभूति का अध्ययन करता है, लेकिन इन्होंने टीचनर ने इनके बात को काट दिया और कहा मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और विभिन्न संदर्भों में व्याख्यानों का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान है। दूसरा है मनोविज्ञान की विधियां। मनोविज्ञान की विधियां पर अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान के इतने सारे विधियां है। 10 प्रकार के विधियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला है अंतः निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, सर्वे विधि, कलानुक्रमिक विधि, अनुप्रस्थ काट विधि, क्रॉस संस्कृति विधि, क्षेत्र अध्ययन विधि, सहसंबंधात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, मेटा विश्लेषण। निरीक्षण विधि, अंतर्निरीक्षण विधि। अंतर्निरीक्षण विधि क्या कहता है? कहता है अंतर्निरीक्षण विधि में विलियम वुंट और उनके शिष्य ईवी टिचनर ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने अंदर के अनुभूतियों का निरीक्षण स्वयं करता है तो उसे अंतर्निरीक्षण विधि कहता है। जैसे उस व्यक्ति को किन्हीं ने कुछ कहा नहीं कि आप ऐसा करिए, वो स्वयं अपने अंदर के अनुभूतियों का निरीक्षण करते हैं, इसलिए इसे अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गई। उस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो सारी घटनाएं आपके नजरों के सामने हो रही है। जब ये नजरों के सामने हो रही है तो वो सारी घटनाएं को आपके नजर कैप्चर कर लेती है और तब तक उसको रखती है जब तक कि उससे बड़ा कोई घटना नहीं सामने आ जाता है। वो उस घटना को देखकर ही घर जाते हैं। घर जाते ही मात्र वही घटना याद आता है, सोते ही मात्र वही घटना आता है और कल भी उठते हैं तो वही घटना याद आता है। रात में सोते समय भी नींद नहीं आता है। मतलब किन्हीं ने नहीं कहा कि उस पर आपको सोचना है, किन्हीं ने नहीं कहा कि उसको आपको बार बार याद करना है, लेकिन खुद ब खुद होते रहता है, वह व्यक्ति याद करते रहता है। इसे अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। इसमें एक सेंसन इमेज फीलिंग होती है। सेंसन क्या होता है, इमेज क्या होता है, फीलिंग क्या होता है। सेंसन इमेज फीलिंग काम करता है। सेंसन मीन्स संवेदना, इमेज मीन्स प्रतिमा या फोटो और सेंसन इमेज फीलिंग, फीलिंग मीन्स होता है भाव। मतलब एक व्यक्ति संवेदना व्यक्त करता है कि आहा ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा कहता है इमेज, प्रतिमा बिना कहे सुने उनके आंखों में बहुत दिनों तक रहती है और वो प्रतिमा नहीं जाती है। किन्हीं ने कहा नहीं, लेकिन वो खुद ब खुद होता है, खुद वो करता है। फीलिंग भाव, एक भाव उत्पन्न होता है कि ये जो आज एक्सीडेंट हुआ था ये किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का कुछ रिलेटिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये भाव अपने आप व्यक्ति व्यक्त करता है, इसी को हम भाव कहते हैं। तो मतलब अंतर्निरीक्षण विधि में सेंसन, इमेज, फीलिंग तीनों प्रक्रियाएं होती है। अब हम बात करेंगे अगला क्या है। ये तो मनोविज्ञान का, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि क्या है तो बताना है, टिक लगाना है, अंतर्निरीक्षण विधि। इसीलिए मैंने इस सभी विधियों में से एक विधि का वर्णन किया क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। दूसरा कहता है निरीक्षण विधि। किसी भी कार्य को हम देखते हैं और उससे हम अनुभव प्राप्त करते हैं, यह क्या हो गया, निरीक्षण हो गया। अगर कार्य अच्छा है तो हम निरीक्षण करके लिखेंगे वेरी गुड। अगर कार्य अच्छा नहीं है तो हम निरीक्षण करके क्या लिखेंगे, कार्य असंतुष्ट है। यह क्या हो गया, निरीक्षण विधि। सर्वे विधि, किसी भी कार्य को हम सर्वे करते हैं। जैसे मनोविज्ञान में क्या होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं उसमें हम लोग को सर्वे करना होता है। जैसे सपोज दैट मेरा एक सर्वे हुआ था कि डायबिटीज पेशेंट और नॉन डायबिटीज पेशेंट में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। मैंने भी रिसर्च किया है और मेरा रिसर्च का जो टॉपिक था ए स्टडी ऑफ स्ट्रेस,
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अमॉन्ग डायबिटीज। मैंने डायबिटीज पेशेंट के बारे में सर्वे किया था, ग्रामीण डायबिटीज पेशेंट, शहरी डायबिटीज पेशेंट, अमीर डायबिटीज पेशेंट, गरीब डायबिटीज पेशेंट, मतलब इस तरह से कैटेगरी में बांट करके सर्वे किया था। मतलब ये हो गया मनोविज्ञान का सर्वे विधि। तीसरा है कालानुक्रमिक विधि। ये भी मैंने, अगर आप लोग जनरल साइकोलॉजी का क्लास मेरा किए होंगे तो सभी के बारे में मैं बता चुका हूँ। क्रॉस संस्कृति विधि, क्षेत्र अध्ययन विधि जो हम फील्ड में जा करके करते हैं स्टडी, सहसंबंधात्मक विधि, एक दूसरे से कैसा रिलेशन होता है, किस तरह से रिलेशन होता है, कैसे जोड़ते हैं, ये हो गया। प्रयोगात्मक विधि, मेटा विश्लेषण। प्रयोगात्मक विधि थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। प्रयोगात्मक विधि को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है क्योंकि इसमें दो चरों के बीच भिन्नता का या समानता का अंतर देखा जाता है, तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने तो ये सभी मनोविज्ञान की विधियां हैं, तो ये 2 नंबर भी हो गया। तीसरा कहता है चयन के नियम। चयन के नियम में कहता है विटिशनर कि हम व्यक्ति कुछ ही उद्दीपकों को अपने चेतन में चयन क्यों करता है, सभी को क्यों नहीं करता है। तो व्यक्ति को जो अच्छा महत्वपूर्ण लगता है वह चयन करता है, अपने चेतन में रखता है, उसका समाधान करता है, और जो अच्छा नहीं लगता है, जो उनके कार्य का नहीं होता है, उन्हें महत्वपूर्ण नहीं लगता है, उन्हें चयन में नहीं रखता है, उन्हें वो चयन के नियम से बाहर कर देता है। अगला है संबंध के नियम। यह सही बात है कि टीचर ने संबंध के नियम को अपने मनोविज्ञान में ज्यादा महत्व नहीं दिया है। ज्यादा महत्व नहीं देने का कारण है ये संबंध का नियम। ज्यादा संबंध देने का नहीं कारण है कि इन्होंने अपने चेतन अनुभूति में वैसे चीजों को नहीं रखा है जो इन्हें चाहिए थी। फिर भी इन्होंने परिभाषित करने का कोशिश किया है। कहा है कि संवेदन या प्रतिमा का अर्थ उस संदर्भ द्वारा निर्धारित होता है जो चेतन में उत्पन्न होता है। चेतन में उत्पन्न होने का मतलब हो गया कि पूरे होश और हवास में जो हमारा चेतन है, लोग कहते हैं ना कि चेतन, ये चेतन हो गया और फिर भी ऐसा करता है, मतलब अपने सूझबूझ के अनुसार उसका अध्ययन करता है। इसीलिए बहुत ज्यादा अनुभव, बहुत ज्यादा इस पर टीचर ने अपना व्यक्तिगत प्रयास नहीं किया है और इसे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया है, महत्व नहीं दिया है। अगला है संवेग। संवेग क्या कहता है? फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था कि संवेग क्या होता है। संवेग एक भावात्मक स्थिति है जब मनुष्य का शरीर किसी उद्दीपक को देखकर उद्दीप्त होता है, डरता है, तो इसमें 2 तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं, एक आंतरिक परिवर्तन और दूसरा बाहरी परिवर्तन। जैसे सांप को देखकर या बाघ या भालू को देखकर हमारा शरीर उद्दीप्त होता है, डरता है, तो उसमें 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक परिवर्तन में जब हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, तो दिल का धड़कना तेजी हो जाता है, ये सब आंतरिक परिवर्तन है। लेकिन बाहरी परिवर्तन क्या होता है? जो बाहर से देखे जाते हैं। जैसे डर के कारण बाहर से क्या क्या देखे जाते हैं? हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा आंख बड़ा बड़ा हो जाता है। संवेग एक भावात्मक स्थिति है जब मनुष्य का शरीर किसी उद्दीपक को देखकर हमारा शरीर उद्दीप्त होता है, उसी को हम संवेग कहते हैं। संवेग के कारण 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, बाहरी परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। बाहरी में परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है डर के कारण, बाघ या भालू को देख करके हम डरते हैं, तो उसके कारण जो दिखाई देता है हमारे शरीर में, यह बाहरी हो गया, और जो दिखाई नहीं देता है वो आंतरिक हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं संवेग। अब अगला ईवी टीचर ने कहा कि चिंतन। चिंतन क्या होता है? तो चिंतन हर एक व्यक्ति में किसी न किसी वस्तु को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर चिंतन करना आवश्यक होता है। इसमें से कुछ वस्तुएं या कुछ बात ऐसे होते हैं जो चिंतन करने लायक होते हैं, और कुछ बात ऐसे होते हैं जो चिंतन करने लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो टीचर कहता है कि जो आपके कार्य के लिए हो, जो महत्वपूर्ण हो, इस पर चिंतन करना सही है। जो आपके कार्य लायक नहीं हो उस पर चिंतन करना बिल्कुल गलत है, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। अगला है मन शरीर समस्या। चिंतन हो गया, मन शरीर समस्या। मन शरीर समस्या में कहता है कि मन शरीर समस्या मतलब मन मस्तिष्क और शरीर दोनों अलग अलग होता है, लेकिन एक के बिना दूसरा नहीं होता है। जब एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में परिवर्तन भी होता है। जैसे अगर मुझे पटना जाने का मन है, तो ये मन मस्तिष्क हो गया, जाने का मन है, तो मन हुआ तो हमारे शरीर, मन में परिवर्तन हुआ तो शरीर में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि शरीर हमारा कार्य करना शुरू कर देगा।
हम उठेंगे, कपड़ा पहनेंगे, तैयार होंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो एक में परिवर्तन हुआ, शरीर में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो आपने समझ गया कि मन शरीर समस्या जो है दो अलग अलग पहलू है, लेकिन एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं रह सकता। इसीलिए कहा गया है कि जब मन मस्तिष्क कोई चीज विचार करता है तो उसके आधार पर हमारा शरीर भी कार्य करना शुरू कर देता है, और जब हमारे शरीर को कुछ होता है तो मन कुछ भी कर ले काम नहीं करता है। मान लेते हैं अगर हमारा शरीर खराब है, अगर मान लेते हैं हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे मन है पटना जाने का, तो क्या हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शरीर का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है लेकिन मन कर रहा है, तो हम क्या करें? वैसे काम को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मन शरीर समस्या इसे टिश्नर के द्वारा कहा गया है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट सिलेबस में है फंक्शनलिज्म, जिसको प्रकार्यवाद कहते हैं। इसको लेकर के एक वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें से भी और स्ट्रक्चरलिज्म में से भी और फंक्शनलिज्म में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं।